नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आप सभी को नवरात्रि और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल की जंग के बीच भारत के बड़े फैसले की, बंगाल के चुनावी महासंग्राम की और दिल्ली के बजट और बेटियों की सुरक्षा की। साथ ही आखिर में बात करेंगे वंदे भारत के कीड़ा कांड की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल पर हुआ हंगामा, पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए की हुई बढ़ोतरी। पीएम मोदी सभी राज्यों के सीएम से कल करेंगे बात, वेस्ट एशिया के हालात पर होगी चर्चा। बांदा में 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद लगी आग, 3 लोग जिंदा जले। कुवैत में नेताओं की हत्या की साजिश नाकाम, 6 आरोपी गिरफ्तार, हिजबुल्लाह से कनेक्शन। यूएस को नाटो की मदद की जरूरत नहीं, ईरान जंग के बीच बोले डोनाल्ड ट्रंप। हमारी प्रतिक्रिया हमेशा संयमित, जयशंकर की दलाल देश वाली टिप्पणी पर आया पाक का जवाब। देश की एनर्जी सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित, फेक न्यूज का खंडन करते हुए सरकार ने कहा। इजरायल की बंदर अब्बास पर भीषण स्ट्राइक, ईरान के नेवी कमांडर की मौत। गिरावट के बाद सोने चांदी में जोरदार उछाल, एक झटके में 13,000 बढ़े दाम। पश्चिम एशिया तनाव के बीच शेयर बाजारों में दिखी गिरावट, निवेशकों ने अपनाया सतर्क रुख। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट के उस डेथ जोन पर टिकी हैं जहां बारूद की गंध और मिसाइलों के शोर ने पूरी इंसानियत को सन्न कर दिया है। एक तरफ इजराइल का ऑपरेशन लेबनान है जो गाजा की खौफनाक यादें ताज़ा कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने 8 साल पुराने उस दरवाजे को फिर से खटखटाया है जिसे पाबंदियों की बेड़ियों ने जकड़ रखा था। लेकिन रुकिए, इसी महायुद्ध के बीच पाकिस्तान शांति का दूत बनने निकला था, पर उसे क्या पता था कि उसके अपने ही घर में तालिबान ने ऐसी आग लगा दी है कि उसकी सारी होशियारी धुएं में मिल गई है। तो चलिए बात करते हैं उस ऊर्जा की, स्वाभिमान की और उस खूनी खेल की जो भूगोल बदलने पर आमदा है। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में मचे कोहराम का सीधा प्रहार भारत की गृहिणियों के बजट और रसोई के चूल्हे पर हुआ है। जब होर्मुज़ में युद्ध के बादल मंडराए तो भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। जी हां, करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत ने ईरान से एलपीजी की खेप खरीदी है। सरकारी दिग्गज एलओसी ने इसकी अगुवाई की है, जिसमें बीपीसीएल और एचपीसीएल भी शामिल है। दरअसल आखिरी बार भारत ने जून 2018 में ईरान से गैस ली थी। फिर ट्रंप युग की अमेरिकी पाबंदियों ने इस व्यापार पर ताला जड़ दिया था। लेकिन आज जब सप्लाई चेन टूटने लगी तो भारत ने साफ कर दिया कि उसके लिए देश पहले है। आपको बता दें, भारत अपनी 90% गैस सप्लाई इसी युद्धग्रस्त क्षेत्र से लाता है। इसीलिए किल्लत ऐसी बढ़ी कि देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर के लिए मारपीट और लकड़ियां जलाने तक की नौबत आ गई। खास बात तो यह है कि ईरान से 43,000 टन गैस लेकर आ रही सीवर्ड जहाज पहले चीन जा रहा था, लेकिन रणनीतिक चतुराई से इसे भारत की ओर मोड़ दिया गया, जो दिखाता है कि भारत अब किसी भी दबाव में नहीं झुकने वाला है। वहीं इधर भारत अपनी गैस सुरक्षित कर रहा था, उधर पाकिस्तान के हुक्मरान इंटरनेशनल विलेन से हीरो बनने का सपना देख रहे थे। जी हां, पाकिस्तान खुद को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पीस मेकर के तौर पर पेश कर रहा था। उसका मकसद सऊदी और अमेरिका को खुश करना था और दुनिया को दिखाना था कि पाकिस्तान अभी भी दोस्त है। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तानी जनरल शांति की बात कर रहे थे, उसी वक्त उनके पालतू कहे जाने वाले तालिबान ने सीमा पर भीषण हमला बोल दिया। अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की 3 मिलिट्री पोस्ट को तालिबान ने मलबे में ढेर में तब्दील कर दिया। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान ने उनकी जमीन पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसका ये करारा जवाब है। ऐसे में नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ना तो ईरान का दोस्त बन पाया, ना इजराइल का मध्यस्थ और ना ही अपनी सीमाओं को रखवाला बन पाया। दुनिया के सामने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है।
वहीं अब दुनिया में जारी जंग की बात करें तो इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही। ये लेबनान के भूगोल को मिटाने की साजिश लगती है। जी हां, 1100 से ज़्यादा मौतें और 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। दक्षिणी लेबनान के गांव अब खंडर बन चुके हैं। वहीं इजराइल ने लितानी नदी तक के इलाके को खाली करने का फरमान सुनाया है। इजराइल का तर्क है कि वह हिजबुल्लाह को खत्म कर के रहेगा, लेकिन हकीकत पूरा लेबनान एक खुली जेल बनता जा रहा है, क्योंकि लेबनान गाजा नहीं, ये हिजबुल्लाह के पास पहाड़ियां हैं, सुरंगों का जाल है और आधुनिक हथियार हैं। इसीलिए इजराइल को यहां भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट की ये आग सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही। भारत ने ईरान से गैस खरीद कर ये जता दिया कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी की जी हुजूरी नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान का हाल उस मुसाफिर जैसा है जो पड़ोस की आग बुझाने चला था और खुद का घर जलवा बैठा। लेबनान की बर्बादी चीख चीख कर कह रही है कि युद्ध कभी समाधान नहीं होता, सिर्फ निशान छोड़ जाता है। भारत के लिए चुनौती बड़ी है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना और अपनी अर्थव्यवस्था को इस महायुद्ध के तपिश से बचाना। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। खेला होवे के नारे से गूंजने वाला बंगाल की धरती पर एक बार फिर महायुद्ध का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने अचानक 23 पदों से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा इमोशनल कार्ड खेला है जिसने पूरी सियासत में हलचल पैदा कर दी है। जी हां, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस बेटी की मां जिसकी चीख ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, अब चुनावी मैदान में न्याय की मसाल लेकर उतार दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता का इस्तीफा मास्टर स्ट्रोक है या भारतीय जनता पार्टी का न्याय का नारा बाजी पलटेगा। आज बात करेंगे बंगाल के उस वोटर लिस्ट कांड का जिसने 76 लाख लोगों का भविष्य अधर में लटका दिया है। चलिए देखते हैं बंगाल का चुनावी विश्लेषण। दरअसल चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने प्रशासनिक पदों से दूरी बनाकर यह साफ कर दिया है कि वह अब पूरी तरह से चुनावी मूड में है। जी हां, ममता बनर्जी ने राज्य स्वास्थ्य मिशन, वन्य जीव बोर्ड, वेस्ट बंगाल उर्दू अकादमी और आपदा प्रबंधन जैसे 23 अहम पदों से इस्तीफा दे दिया है। दीदी इस बार अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से मैदान में है, जहां उनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी से है। ऐसे में ये चुनाव का सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट ने बंगाल की राजनीति में भावनात्मक उबाल ला दिया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड की शिकार डॉक्टर बेटी की मां रत्ना देवनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने पानीहटी सीट से उम्मीदवार बनाया है। रत्ना देवनाथ ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर सबूत मिटाए गए और अब जनता ही इसका फैसला करेगी। वहीं 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में रत्ना देवनाथ का नाम शामिल कर बीजेपी ने महिला सुरक्षा को चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। इसके अलावा इस लिस्ट में उनके नाम हैं, बीजेपी ने कूच बिहार दक्षिण से रथींद्र नाथ बोस, राजगंज से दिनेश सरकार, इस्लामपुर से चित्रजीत राय, हेमंताबाद से हरिपद बमरन, इंग्लिश बाजार से अमलन भादुरी, शांतिपुर से सुपुन दास, हावड़ा मध्य से विप्लम मंडल, उत्तरापाड़ा से दीपानगंज चक्रवर्ती को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। पार्टी ने रूपा गांगुली को सोनारपुर साउथ सीट से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा माताभांगा से पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक, मिकलीगंज से दधिराम राय, मदारी हाट से लक्ष्मण लिंबू, धूपगुड़ी से नरेश चंद्र राय, मैनागुड़ी से कौशिक राय, जलपाईगुड़ी से अनंत देव अधिकारी, दार्जिलिंग से नोमन राय, इटाहार से सबिता वर्मन, फरक्का से सुनील चौधरी, गाजीपुर से चित्तो मुखर्जी, रानीगंज से राणा प्रताप सिंह राय को उम्मीदवार बनाया गया है।
आपको बताते चलें, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए 30 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं 9 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। पहले फेज के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे फेज के लिए 2 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामांकन वापसी 13 अप्रैल तक की जा सकती है। इसके अलावा 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी और 4 मई 2026 को नतीजे आएंगे। वहीं इसी बीच चुनाव आयोग ने अब तक कुल 76 लाख नाम लिस्ट से हटा दिए हैं। पहले 58 लाख नाम हटाए गए थे, जिससे वोट संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ रह गई थी। अब 13 लाख नाम हटाए जा रहे हैं, जहां ममता बनर्जी इसे केंद्र और आयोग की साजिश बता रही हैं। टीएमसी का आरोप है कि एक खास समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं, जबकि आयोग का कहना है कि मृतक, डुप्लीकेट और पलायन कर चुके वोटों को हटाया गया है। वहीं 28 लाख मामले अभी भी न्यायिक जांच में हैं। कोलकाता हाई कोर्ट इस मामले पर 27 मार्च के बाद सुनवाई करेगा। आपको बता दें, उत्तर बंगाल की 54 सीटें किंग मेकर साबित होने वाली हैं, जहां का मिजाज हर 12-15 साल में बदलता है। 2021 में ममता बनर्जी ने यहां 30 सीटें जीतकर अपनी धमक दिखाई थी। हालांकि 4 विधायकों के टीएमसी में जाने से पार्टी को नुकसान जरूर हुआ था। वहीं 2011 में 28 सीटें जीतने वाली टीएमसी यहां अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए मिनी सचिवालय और विकास के वायदों पर टिकी है। साथ ही लेफ्ट और कांग्रेस के कमजोर होने से मुकाबला अब आर पार का है। ऐसे में तैयार हो जाइए, क्योंकि 4 मई को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा कि बंगाल ने दीदी पर भरोसा जताया है या न्याय की मांग कर रही मां के आंसू सत्ता का रुख मोड़ देंगे। 76 लाख वोटरों के कटने से लेकर उत्तर बंगाल के बदलते समीकरण तक हर मोड़ पर एक नया सस्पेंस है। ये चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि बंगाल की अस्मिता और भविष्य का फैसला है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। राजधानी दिल्ली के बजट ने बेटियों के चेहरे पर मुस्कान तो बिखेरी है, लेकिन एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 90 करोड़ रुपए के बजट के साथ 1.3 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने का ऐलान कर दिया है, जिसका मकसद है कि लड़कियों को स्वावलंबी बनाना, स्कूल से ड्रॉप आउट रोकना और उनके पंखों को नई उड़ान देना। लेकिन ठहरिए, क्या दिल्ली की ये जानलेवा सड़कें नन्हे साइकिल सवारों के लिए सुरक्षित हैं? क्या हम बेटियों को साइकिल दे रहे हैं या उन्हें ट्रैफिक के उस समंदर में धकेल रहे हैं जहां साइकिल सवारों की सुरक्षा भगवान भरोसे होती है? ऐसे में आज बात होगी बजट की उस सौगात की, जिसकी नीयत तो साफ है लेकिन डगर बहुत पथरीली है। आपको बताते चलें, दिल्ली सरकार ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को जोड़ते हुए एक बड़ी योजना पेश की है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों की 9वीं छात्राओं में पढ़ने वाली करीब 1.3 लाख लड़कियों को मुफ्त साइकिल दी जाएगी। इसके लिए 90 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। इसका फायदा ये होगा कि दूर दराज से स्कूल आने वाली बच्चियों की राह आसान होगी और वो आत्मनिर्भर बनेंगी। देखा जाए तो ये योजना तो शानदार है, लेकिन दिल्ली की सड़कें इस पर पानी फिरती नजर आती हैं। जी हां, दिल्ली में समर्पित साइकिल ट्रैक की लंबाई आज भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यमुना किनारे बन रहा 53 किलोमीटर का कॉरिडोर अभी अधूरा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिहायशी इलाकों और स्कूलों से इतना दूर है कि छात्राओं को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। गलियों और मुख्य सड़कों पर जो 1-2 ट्रैक हैं, उन पर रईसों की गाड़ियां पार्क होती हैं। यहां रेवड़ी पटरी वालों का कब्जा है। साथ ही मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों की तुलना में दिल्ली एनएमटी ढांचा बेहद खराब है। ऐसे में जब हम दूसरे शहरों को देखते हैं तो दिल्ली की तस्वीर और डरावनी लगती है। जी हां, पुणे में 91 किलोमीटर से ज़्यादा का साइकिल ट्रैक है। वहां की पीसीएमसी ने महज 60 दिनों में 52 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास कॉरिडोर तैयार कर दिया है। अहमदाबाद की रिवर फ्रंट ट्रैक और बेंगलुरु के नए बनते ट्रैक दिल्ली के लिए एक सबक है। दिल्ली में प्रति लाख आबादी पर साइकिल ट्रैक का अनुपात देश के प्रमुख शहरों में सबसे खराब स्तर पर है। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है।
पिछले साल 2025 में दिल्ली में 1617 सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हुई। 2022 में 48 साइकिल सवारों की जान गई थी, जो अब बढ़कर 53 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह हमारी वाहन, तेज रफ्तार सड़कों पर गड्ढे और लाल बत्ती की अनदेखी है। घने ट्रैफिक में एक छोटी सी साइकिल सबसे ज्यादा असुरक्षित होती है। इसीलिए सिर्फ साइकिल बांटना काफी नहीं, सरकार को इस पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। इसके लिए रिहायशी इलाकों और स्कूलों को जोड़ने वाला कम से कम 200-300 किलोमीटर का सुरक्षित नेटवर्क चाहिए। नई सड़कें और फ्लाईओवर पर साइकिल लेन को अनिवार्य करना होगा। बजट का एक बड़ा हिस्सा साइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा गार्ड पर खर्च होना चाहिए। देखा जाए तो योजना की नीयत पर शक नहीं है, पर हकीकत से मुंह मोड़ना भी सही नहीं। मुख्यमंत्री जी, साइकिल देना काबिले तारीफ है, लेकिन उन बेटियों के माँ बाप के दिल से पूछिए जो अपनी बच्ची को दिल्ली के इस बेलगाम ट्रैफिक में भेजने से डरते हैं। अगर साइकिल ट्रैक नहीं बने, अगर अतिक्रमण नहीं हटा, तो ये 90 करोड़ रुपए सिर्फ कागजों पर चमकेंगे, सड़कों पर नहीं। दिल्ली को पहले साइकिल फ्रेंडली बनाइए, फिर साइकिल बांटिए, क्योंकि बेटियों की जान किसी भी बजट की वाहवाही से कहीं ज़्यादा कीमती है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। जब आप वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र करते हैं तो आप इसके लिए एक मोटा किराया देते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपको खाना 5 स्टार क्वालिटी जैसा मिलेगा। लेकिन सोचिए, जैसे ही आप दही का ढक्कन खोलें या दाल का चम्मच उठाएं और उसमें से जिंदा कीड़े रेंगते हुए बाहर निकल आएं, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, पटना टाटानगर वंदे भारत यात्रियों के साथ यही खौफनाक मजाक हुआ। रेलवे की सबसे वीवीआईपी ट्रेन में कीड़े वाली कड़ी और एक्सपायरी दही परोसा जा रहा था, लेकिन इस बार रेल मंत्रालय ने भी अपनी रफ्तार दिखाई और गुनेगार वेंडर पर लाखों का ऐसा जुर्माना लगाया कि पूरे कैटरिंग जगत में हड़कंप मच गया। दरअसल घटना 15 मार्च सुबह की है, जब ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन कोच के अंदर जो हो रहा था वह शर्मनाक था। यात्री रितेश कुमार अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने खाने के साथ दिए गए अमूल दही का पैकेट खोला, उनके होश उड़ गए। दही के अंदर कीड़े रेंगते हुए दिखे। सिर्फ दही नहीं, दाल में भी कीड़े रेंगते हुए पाए गए, जिसके बाद यात्रियों ने तुरंत इस मंजर का वीडियो बनाया और फोटो खींचा और सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया और रेलवे के दावों की धज्जियां उड़ने लगी। जब यात्रियों ने पेंट्री स्टाफ को घेरना शुरू किया तो जवाब मिले वो भी जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, जब पेंट्री मैनेजर से शिकायत की गई तो उसने पहले तो बेशर्मी से केसर बताकर मामले को टालने की कोशिश की, लेकिन जब यात्रियों ने चलते हुए कीड़े उसे दिखाए तो वह दंग रह गया। पेंट्री असिस्टेंट ने कैमरे पर स्वीकार किया कि दही के कप 4 मार्च को बने थे और उन्हें 15 मार्च को परोसा जा रहा था। जब यात्रियों ने इसे एक्सपायरी कहा तो कर्मचारी ने तर्क दिया कि एक्सपायरी नहीं है, बल्कि बनी हुई दिन की डेट है, यानी यात्री को 11 दिन पुराना दही परोसा जा रहा था। वहीं जैसे ही मामला रेल मंत्रालय तक पहुंचा, अधिकारियों ने बिना देरी किए एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया। जांच में पाया गया कि खाने की गुणवत्ता में गंभीर लापरवाही बरती गई थी, जिसके बाद रेलवे ने अपनी ही संस्था IRCTC पर 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया और साथ ही संबंधित कैटरिंग कंपनी पर 50 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें, सिर्फ जुर्माना ही नहीं, रेलवे ने वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट तत्काल प्रभाव से खत्म करने का आदेश भी जारी कर दिया, जो एक कड़ा संदेश है कि यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिर है, वंदे भारत जैसी ट्रेनों में यात्री सामान्य से ज़्यादा किराया देते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना कई सवाल खड़े करती है। फिलहाल रेलवे ने 60 लाख का जुर्माना लगाकर ये तो साफ कर दिया है कि यात्री की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन ये जुर्माना उन यात्रियों का मानसिक तनाव कम कर पाएगा जिन्होंने वह खाना खाया है, क्योंकि वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि आधुनिक भारत की पहचान भी है। अगर इसकी थाली में कीड़े मिलेंगे तो यात्रियों का भरोसा पटरी से उतरते देर नहीं लगेगी। उम्मीद है कि इस 50 लाख के जुर्माने की गूंज हर उस वेंडर तक पहुंचेगी जो मुनाफे के चक्कर में यात्रियों की जान जोखिम में डालता है। ऐसे में अगर आप भी अगली बार सफर करें
तो अपनी दही जरूर चेक कर लें, क्योंकि रेलवे तो जाग चुका है, अब जागने की बारी आपकी है। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि दुनिया की सियासत से लेकर आपके खाने की थाली तक हर जगह एक बड़ी हलचल मची है, चाहे वो ईरान से एलपीजी मंगाने का भारत का साहसिक फैसला हो या फिर रेलवे द्वारा लापरवाह बैंडरों पर कसा गया 60 लाख का सिकंजा। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छुपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।